हेलो फ्रेंड्स। इम्पोस्टर सिंड्रोम दोस्तों क्या होता है कि एक तरह का साइकोलॉजिकल पैटर्न है और इसमें जो भी व्यक्ति होता है ना, उसे डाउट होता है किस चीज़ पे, अपनी स्किल पे या अपने टैलेंट पे या अपने जो भी लाइफ में अचीवमेंट किए हैं, अकम्पलिशमेंट हैं, इन सब चीज़ों पे डाउट होता है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो इन चीज़ों के काबिल नहीं है। उसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि ये सब अचीवमेंट उसके हो पाए। उसके अंदर ऐसी कोई भी स्किल नहीं है, ऐसा कोई भी टैलेंट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये एक तरह से फ्लूक से हो गया, बाय लक हो गया या कैसे भी कहिए। तो एक अंदर से एक डर बन जाता है कि किसी ना किसी दिन वो लोगों के सामने एक तरह से फ्रॉड साबित हो जाएँगे। लोगों को लगता है कि वो तो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर टैलेंट है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा उन्हें लगता है, जबकि ये सच्चाई नहीं है, वो रियलिटी में टैलेंटेड या स्किल्ड होते हैं। तो इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में मैं आपको 2-3 एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। तो एग्ज़ाम्पल के ज़रिए क्या है ना कि आपको थोड़ा-सा और ज़्यादा बेटर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आ पाएगी। तो पहला एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आप सोचिए कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है? उन्हें बहुत अच्छा काम आता है अपने फ़ील्ड में और उन्होंने क्या किया कि एक कंपनी डाली। अब एक कंपनी डाली उन्होंने और अपनी मेहनत की, उसमें साथ-साथ में उन्होंने काफ़ी सारा दिमाग लगाया, काफ़ी सारा टाइम लगाया, तो क्या हुआ कि उनकी कंपनी जो है वो सक्सेसफुल हो गई। अब जो भी वो सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो मार्केट में चलने भी लगे, उनके पास अच्छा खासा रेवेन्यू भी आने लगा और इन्वेस्टर्स ने उनकी कंपनी में पैसे भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए ताकि ये पैसे और ज़्यादा ग्रो कर जाएँगे। मतलब सक्सेस आ गई। लेकिन अगर एक ऐसी कंडीशन आती है कि इसके बावजूद वो जो हैं, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनके मन में अगर ये वाला डर है कि नहीं, मेरी मेहनत से ये सब कुछ नहीं हुआ है, या तो टाइमिंग कुछ ज़्यादा अच्छी थी या कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, कुछ तो किस्मत का खेल था, कुछ तो ऐसी चीज़ थी कि जिससे ये कंपनी चल गई, वरना मेरे अंदर ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है कि ये कंपनी मैं चला सकूँ। अब ये वाला जो डर है ना उनके अंदर, ये अंदर से ही उन्हें जो है वो मारने लगता है। वो कहीं भी जाते हैं, किसी भी तरह की मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में, तो उनके अंदर एक तरह से ये एंग्ज़ायटी रहती है बहुत ज़्यादा कि यार कोई पकड़ लेगा, कोई इस बात को पॉइंट आउट कर देगा कि ये तो फलाने-फलाने फैक्टर की वजह से ये कंपनी इतनी अच्छी चल रही है, इनके अंदर कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है और मैं सबके सामने फिर एक्सपोज़ हो जाऊँगा। इस चीज़ को अपने मन में कंपनसेट करने के लिए फिर क्या करते हैं कि बहुत लंबे-लंबे टाइम के लिए काम करते हैं, मतलब बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए ओवरवर्क करते हैं। साथ-साथ में आप समझिए कि वो अपना काम जो है, जो भी इम्पोर्टेंट काम है, वो किसी भी और को डेलीगेट नॉर्मली नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि वो किसी को भी काम डेलीगेट करेंगे तो फिर इनकी सच्चाई उसको पता लग जाएगी। चाहते हैं मोस्टली कि जो की डिसीजंस हैं वो इनके पास ही रहें और मोस्टली ये एक तरह से मतलब अपने मन में एक बहुत संकुचित दायरे में रहते हैं, बहुत ज़्यादा डर में जीवन जीते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ये एक्सपोज़ हो जाएँगे। एक और लास्ट एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। सपोज़ करो कि एक कोई यंग डॉक्टर है, जिन्होंने कि बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की, पूरी अपनी डिग्रियाँ वगैरह कंप्लीट की सब, और अब किसी हॉस्पिटल में वो डॉक्टर वाला काम कर रही हैं। आप इमेजिन करो कि वो एक सर्जन हैं। लेकिन अगर उन्हें इम्पोस्टर सिंड्रोम है तो क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। मतलब इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी, इतना अच्छा काम करने के बाद भी उनके मन में ये वाली फीलिंग आ सकती है कि नहीं, ये सब कुछ मेरे हार्ड वर्क की वज़ह से नहीं हुआ है। बस मैं सही जगह पे थी, सही टाइम पे थी, कुछ किस्मत ऐसी चल गई, कुछ लोगों का सपोर्ट ऐसा मिल गया, तो बस मैं मतलब सेलेक्ट होती गई, पढ़ाई करती गई, सीखती गई। इसमें मेरे अंदर कोई भी ख़ास चीज़ ऐसी नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि अगर उन्हें कोई सपोज़ करो सीनियर्स उनके कुछ कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, कुछ उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, उस चीज़ को वो अंदर तक नहीं लेंगे। उन्हें लगेगा कि बस ये तो एक फ़ॉर्मेलिटी हो रही है, सिर्फ़ एक तरह से कोलीग्स की तारीफ़ होती है, वो वाली चीज़ है। मेरे अंदर ऐसी कोई भी ख़ास बात नहीं है। प्लस इसमें और क्या हो सकता है कि अगर उनसे कोई छोटी-मोटी भी मिस्टेक होगी, हो ही जाती है ना, क्लिनिकल सिनेरियो में बहुत बार इतनी स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है कि व्यक्ति से कुछ हल्की-फुल्की मिस्टेक हो सकती है। तो उस मिस्टेक को ये बहुत ज़्यादा बड़ा करके अपने मन में देखेंगे कि यार कैसे हो गया मुझसे? इसीलिए हो गया ना क्योंकि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, क्योंकि मैं ध्यान नहीं देती या ध्यान नहीं देता। इस तरह की चीज़ इनके मन में आएगी और उससे ये अपने आप को एक तरह से मतलब और ज़्यादा एंग्ज़ायटी में डाल देंगे। सेल्फ डाउट इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगा और ये अंदर-अंदर परेशान रहना स्टार्ट कर देंगे। जब परेशान ज़्यादा रहेंगे तो आप समझिए कि मरीज़ों की भी ये कितनी अच्छी केयर कर पाएँगे, कितना ध्यान रख पाएँगे जब इनकी अपनी खुद के अंदर जो मानसिक हालत है वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं है। और इसी डर में कि कहीं ये एक्सपोज़ ना हो जाएँ, जबकि एक्सपोज़ होने वाली कोई बात नहीं है, जो इनकी नॉलेज है वो इनके अंदर ही है। लेकिन इसी डर में क्या होगा कि वो किसी से भी हेल्प भी नहीं माँगते नॉर्मली, किसी से हेल्प माँगने में कतराते हैं कि अगर मैं किसी भी सीनियर से कोई चीज़ पूछूँगी, किसी भी प्रोफ़ेसर से कोई चीज़ पूछूँगी तो कहीं मैं एक्सपोज़ ना हो जाऊँ। जबकि मैं फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक्सपोज़ होने वाली कोई बात नहीं है। जो भी विद्यार्थी होते हैं, जो भी डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, वो सब कुछ हमेशा अपने सीनियर से सीख-सीख करके ही आगे बढ़ते हैं, पूछ-पूछ करके ही आगे बढ़ते हैं क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो किताबों में नहीं लिखी होती हैं, लोगों को एक्सपीरियंस से आती हैं, अनुभव से। तो जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं जिनके पास 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, 40 साल का अनुभव है, वो फिर आपको कुछ बातें बताते हैं जब आपको वो काम करते हुए देखते हैं। लेकिन अगर किसी डॉक्टर को इम्पोस्टर सिंड्रोम है तो चांसेस हैं कि वो ओपन अप नहीं होंगे, वो ठीक से पूछेंगे नहीं किसी चीज़ को।
दोस्तों, मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। एक-एक करके हम कारणों की बात करते हैं कि इम्पोस्टर सिंड्रोम क्यों डेवलप होता है, किन लोगों में डेवलप हो सकता है। तो कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ना परफेक्शनिस्ट होते हैं। मतलब कुछ लोगों को एक ऐसी आदत होती है कि जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट्स आने चाहिए, वो बिल्कुल परफेक्ट आने चाहिए, बिल्कुल टॉप के आने चाहिए। अगर कभी ऐसा हो कि वो किसी भी परफेक्ट रिजल्ट तक नहीं पहुँच पाएँगे, तो वो अपने आप को नॉर्मली नहीं माफ़ करते, अपने आप को कटघरे में डाल देते हैं, अपने आप को गलत ठहराते हैं। इस चक्कर में क्या है कि वो अपने अंदर एक तरह से फेलियर का अनुभव करते हैं, उन्हें लगता है कि वो इनएडिक्वेट हैं, वो कैपेबल नहीं हैं। तो जिन लोगों की ऐसी पर्सनैलिटी होती है ना, उनके अंदर चांसेस होते हैं कि आगे चल कर के इम्पोस्टर सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हैं, तो ज़रूरत है कि आप अपने आप को थोड़ा-सा मेलो डाउन कर लो। एक चीज़ ऐसी भी होती है कि कई बार फैमिली की जो एक्सपेक्टेशन है बच्चे से, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अब फैमिली के अंदर कई बार एटमॉस्फेयर इतना कॉम्पिटिटिव होता है, इतना ज़्यादा ऐसा होता है कि अगर बच्चे ने मतलब क्लास में फर्स्ट नहीं आया हमेशा, तो फिर प्रॉब्लम है। फिर बच्चे की इस तरह से एक रैंकिंग हो जाएगी कि नहीं, ये बच्चा जो है, ये इसने लाइफ में कुछ खास किया नहीं है। तो बच्चे के अंदर भी फिर एक डर सा बैठ जाता है कि मुझे हमेशा ना बिल्कुल बेस्ट करके दिखाना है। तभी मुझे मेरी फैमिली से प्यार मिलेगा, तभी मुझे मेरी फैमिली से केयर मिलेगी, तभी वो लोग मेरा एक तरह से सम्मान करेंगे, या मैं किसी लायक हूँ, मुझे ये वाला वैलिडेशन देंगे, ये वाली फीलिंग देंगे। एक चीज़ ये भी आती है कारणों में कि कई बार जो एक्सेस सोशल कंपैरिज़न है, मतलब कि सामाजिक रूप से कौन कैसे क्या कर रहा है, इस चीज़ का जो हमेशा कंपैरिज़न होता रहता है ना, प्लस जो सोशल मीडिया आ गया है ना, सोशल मीडिया में तो क्या है कि हम कभी भी कुछ भी ऐप खोलते हैं, उसमें देख पाते हैं कि हाँ भाई, किसी ने फ़ोटो खिंचाई है, किसी फ़ॉरेन कंट्री में किसी ने फ़ोटो खिंचाई है अपनी नई गाड़ी के साथ, कोई और कुछ शो ऑफ कर रहा है। तो इसमें कई बार ऐसा लगता है कि जो सबके अचीवमेंट्स देख कर के, कि यार हमने तो कुछ किया ही नहीं, या उनके सामने हम कई बार अपने आप को फीके नज़र आते हैं, अपने आप को हम धुंधले नज़र आते हैं। ऐसे में क्या होता है कि हमारे मन में खुद डाउट आना शुरू हो जाता है अपने आप को लेकर के कि यार हम इस लायक तो हैं ही नहीं, उन लोगों ने तो इतना कुछ कर लिया, हम तो कुछ अभी तक कर भी नहीं पाए। तो वो जो एक डाउट वाली चीज़ स्टार्ट होती है ना, फिर वो अंदर-अंदर बढ़ जाती है। फिर हम अपने सारे के सारे अचीवमेंट्स को ना एक तरह से डाउट की श्रेणी में ले आते हैं कि नहीं, हमने ना एक्चुअली में कुछ भी नहीं किया है। मतलब हम एक्चुअली किसी भी लायक नहीं हैं, और यही जो है इम्पोस्टर सिंड्रोम का एक सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। एक और चीज़ होती है कि कई बार अगर जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर वाले माहौल में काम कर रहा है, मतलब कोई ऐसा प्रोफ़ेशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है परफ़ॉर्म करने का, तो ऐसी जगह पे चूँकि व्यक्ति को लगातार बहुत हाई परफ़ॉर्मेंस काम करना होता है। अगर कभी भी काम में थोड़ी भी ढिलाई होगी, ढिलाई का मतलब कि अगर वो नॉर्मल स्पीड से काम कर रहे हैं, या उनका अगर आउटपुट है वो नॉर्मल है, तो उसकी तारीफ़ नहीं होती। ऐसे में क्या होता है कि अपने आप से एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, कि फिर वो आप समझिए कि एक तरह से कोप अप करना मुश्किल हो जाता है। फिर अगर कोई भी चीज़ अगर आप समझिए 100% तक वो अचीव नहीं कर पाए, 95% भी अचीव हुई, तो वैसे तो बहुत अच्छा है, बट उन्हें लगेगा कि वो फेल हो गए, और फिर जो मन में उनके सेल्फ डाउट आएगा अपने लिए, वो एक तरह से बढ़ जाएगा अंदर ही अंदर। वो डाउट की चीज़ को एक तरह से इंटरनलाइज़ कर लेते हैं, और फिर उनको हर चीज़ में वो कलर आ जाता है, ग्रे कलर कि भई मैंने कुछ भी नहीं किया। ये जो भी मेरे साथ अच्छा-अच्छा हुआ है, सब कुछ लक से हुआ है, मुझे लोगों के सपोर्ट से हुआ है, या जैसे भी हुआ है, किस्मत से हुआ है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मैं इस तरह की जगह पे काम करने के लायक हूँ, या इस तरह के अचीवमेंट्स के लायक हूँ। कई बार क्या होता है, कुछ कल्चर ऐसा होता है कुछ फैमिलीज़ में या कुछ सोसाइटीज़ में, कि जहाँ पे व्यक्ति को ये समझाया जाता है हमेशा उदाहरणों से अपने, मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ बातों से समझाया जाता है, उस तरह से एनैक्ट करके भी बताया जाता है कि हमेशा बहुत ज़्यादा हम्बल होना चाहिए, हमेशा बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट रहना चाहिए, जो कि ठीक बात भी है, रहना भी चाहिए। लेकिन उस चक्कर में क्या होता है कि कई बार जो भी लोग होते हैं वो अपने अचीवमेंट्स को भी नहीं बताते या नहीं समझते, क्योंकि उन्हें ये बताया जाता है कि अगर आप अपने अचीवमेंट्स को समझेंगे कि वो आपका अचीवमेंट है, तो आप उस जगह पे रूड हो रहे हैं। तो ये इस तरह की प्रैक्टिस होते-होते क्या होता है कि फिर उन्हें लगता है कि नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। मतलब उन्होंने कोई ऐसा अचीवमेंट ख़ास किया नहीं है, उनके अंदर कोई ख़ास टैलेंट नहीं है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा हम्बल होने की, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक तरह से छोटा करके देखने की आदत होती है, बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी करके कहना चाहिए देखने की आदत होती है। अब एक-एक करके फीचर्स की बात करता हूँ कि इम्पोस्टर सिंड्रोम में कौन-कौन से फीचर्स देखे जा सकते हैं। वैसे तो मैंने एग्ज़ाम्पल में आपको थोड़ा-सा बता ही दिया, और आप थोड़ा-सा समझ भी गए हैं। बट आप समझिएगा कि सेल्फ डाउट अपने आप में एक बहुत बड़ा फीचर है। तो जो व्यक्ति हैं, जिन्हें इम्पोस्टर सिंड्रोम है, आप ये समझिए कि बहुत सारी सक्सेस पाने के बाद भी, और उस सक्सेस का एविडेंस भी है। बहुत सारा टैलेंट होने के बाद भी, और उस टैलेंट का एविडेंस भी है। इन सब चीज़ों के होने के बावजूद उनके मन में यही सेल्फ डाउट रहेगा कि नहीं, मेरी वजह से ये चीज़ें नहीं हुई हैं, ये चीज़ें बाय लक हुई हैं, बाय फ्लूक हुई हैं, या जैसे भी हुई हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी वजह से ये सब कुछ नहीं हुई है। इस सेल्फ डाउट के पीछे कोई ऐसा बेसिस नहीं है। अगली चीज़ है फ़ियर ऑफ फेलियर, मतलब कि एक तरह से हार जाने का डर होना।
तो चूँकि अपने टैलेंट को लेकर के ये अंदर से बहुत ज़्यादा शक्की रहते हैं, शक्की भी नहीं रहते बल्कि इन्हें तो पता है कि इनके अंदर टैलेंट नहीं है, उस स्टेज तक ये आ चुके होते हैं कि इन्हें लगता है कि ये नॉर्मल ही हैं। तो इन्हें कोई भी नई चीज़ ट्राई करने में या कोई भी वो चीज़ ट्राई करने में जो ये पहले कर रहे थे जिसमें इन्हें सक्सेस मिल रही थी, इन्हें प्रॉब्लम होती है क्योंकि इन्हें लगता है कि ये फेल हो जाएँगे और इनकी जो सच्चाई है वो पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी और फिर इनका उपहास होगा, एक तरह से इनकी जग हँसाई होगी। तो नॉर्मली इनके अंदर ये चीज़ होती है, डर होता है इनके अंदर किसी भी काम को आगे इनिशिएट करने का, आगे एग्ज़ीक्यूट करने का। इनके अंदर ये वाली चीज़ तो होती ही है कि जो भी इनकी सक्सेस है, जो भी इनके अचीवमेंट्स हैं, उसका श्रेय ये दूसरों को देना चाहते हैं, किसी और फैक्टर को देना चाहते हैं, खुद नहीं लेना चाहते। तो ये बोलेंगे कि किस्मत से हो गया या ये बोलेंगे कि किसी के आशीर्वाद से हो गया और ये या बोलेंगे कि किसी के सपोर्ट से हो गया या बोलेंगे टाइमिंग ऐसी थी, अपॉर्च्युनिटी ऐसी थी, वहाँ पे तो कोई भी होता तो वो ऐसा कर लेता, उसके साथ ऐसा हो जाता, तो इसमें मेरा कोई ख़ास मतलब मेरा कुछ भी ऐसा योगदान नहीं है। ये तो बस होनी थी चीज़, लिखी हुई थी इसलिए हो गई, कुछ इस तरह की इनकी मेंटालिटी हो जाती है। इनमें ये भी चीज़ हो सकती है कि ये ओवरवर्क कर सकते हैं। बस इसी चीज़ को एस्केप करने के लिए कि कहीं मैं फ्रॉड प्रूव ना हो जाऊँ, कहीं मैं फ्रॉड घोषित ना हो जाऊँ, तो यार मैं और ज़्यादा मेहनत करता रहता हूँ, तो शायद मेरे अंदर वो टैलेंट आ पाए, शायद मैं जो ये सक्सेस है मेरी, शायद मैं मतलब इसके लायक बन पाऊँ, ताकि मैं फ्रॉड ना घोषित हूँ, ताकि कोई कमी ना निकल पाए अगर कोई ठीक से मेरी स्क्रूटनी करे तो। समझ रहे हैं? इस वाले डिस्टॉर्टेड थॉट की वजह से क्या होता है कि ये लोग नॉर्मली बहुत ज़्यादा ओवरवर्किंग हो जाते हैं। और ओवरवर्किंग के साथ-साथ में बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज़्म की तरफ भी बढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो भी काम ये कर रहे हैं, काम वो बिल्कुल परफेक्ट हो, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मेरे अंदर तो ऐसी कोई टैलेंट है नहीं, मैं पकड़ा ना जाऊँ। तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ भाई उसकी मैं हर तरह से जाँच-पड़ताल कर लूँ कि वो पूरी तरह से परफेक्टली मैं कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या-क्या होते हैं, किन-किन लोगों को ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम डेवलप होने के। तो जो लोग भी एकेडमिकली आप समझिए हाई अचीवर्स होते हैं, उनके साथ में ये रिस्क ज़्यादा होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में जिन लोगों ने एक तरह से हाई प्रेशर सिचुएशन में रहे हैं और वहाँ पे उन लोगों ने सर्वाइव किया है और बल्कि वहाँ पे उन लोगों ने अपने आप को प्रूफ किया है, उन लोगों के अंदर ज़्यादा चांस होते हैं कि आगे चल कर के इम्पोस्टर सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। अब जैसे डॉक्टर्स हो गए, जैसे इंजीनियर्स हो गए, जैसे कि मैनेजमेंट वाले लोग हो गए या बिज़नेस लीडर्स हो गए, मैं और किसी भी प्रोफ़ेशनल क्षेत्र को कम करके बिल्कुल नहीं कह रहा, आप समझिए इसमें हर तरह के जो भी प्रोफ़ेशनल वर्ल्ड में लोग हैं, वो आते हैं कि जिनका काम इस तरह से होता है कि उन्हें मेंटली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, मेंटली उनके अंदर कुछ एक टैलेंट होना चाहिए, तभी वो एक तरह से उनके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है, एक इनोवेशन का अप्रोच होता है। तो जो लोग भी इस तरह के होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है कि चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम डेवलप होने के, जिन लोगों ने भी एक तरह से हाई प्रेशर एकेडमिक ज़ोन में काम किया होता है, अपने आप को प्रूव किया होता है। अगली चीज़ है कि जो लोग अपनी फैमिली में फर्स्ट जनरेशन अचीवर्स होते हैं, उनके अंदर भी चांसेस ज़्यादा होते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम डेवलप होने के। फर्स्ट जनरेशन अचीवर्स का मतलब क्या है कि अपने परिवार में, अपने कुल में वो लोग सबसे पहले हैं जिन्होंने कि सफलता का स्वाद चखा है। उनके जो पहले की जनरेशन थी वो इतना ज़्यादा सफल नहीं थी, जनरली दुनियादारी के हिसाब से। तो जो लोग भी फर्स्ट जनरेशन अचीवर्स हैं, उनके अंदर ये वाली प्रवृत्ति ज़्यादा स्ट्रांगली हो सकती है सेल्फ डाउट करने की, अपने अचीवमेंट्स को लेकर के। देखा जाता है कि वो महिलाएँ जो एक तरह से मेल डोमिनेटेड फ़ील्ड्स में काम करती हैं, उन महिलाओं के अंदर भी इम्पोस्टर सिंड्रोम डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक तरह से ये ख़्याल आ सकता है कि जब यहाँ पे इस कार्य में पुरुष ज़्यादा कुशल हैं, तो फिर मैं सक्सेसफुल कैसे हो गई? तो ये शायद बाय फ्लूक ही हुआ होगा, ये शायद मेरी किस्मत रही होगी, मैं इस लायक नहीं हूँ। तो इस तरह के डिस्टॉर्टेड थॉट, इस तरह के गलत विचार उनके मन में आ सकते हैं और वो इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार हो सकती हैं। मैं डायग्नोसिस की बात करूँ तो अपने आप में कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर तो है नहीं ये इम्पोस्टर सिंड्रोम। एक तरह से ये एक बड़े स्पेक्ट्रम का पार्ट हो सकता है कि अगर किसी को एंग्जायटी है या किसी को डिप्रेशन है तो उसको साथ में इम्पोस्टर सिंड्रोम के फीचर्स भी हैं। लेकिन इम्पोस्टर सिंड्रोम अलग से अपने आप में कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन नहीं है, तो इसका कोई फिक्स्ड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी नहीं है कि भई अगर ये चीज़ें हैं तो पेशेंट की डायग्नोसिस बन जाएगी, क्योंकि अपने आप में ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन नहीं है। हाँ, इसमें पैटर्न किन-किन चीज़ों का होता है, अपनी सक्सेस को बहुत ज़्यादा डाउन प्ले करके देखना, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे करके रखना, अपने मन के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट होना अपने टैलेंट को लेकर के, अपने अचीवमेंट्स को लेकर के, अपनी स्किल्स को लेकर के, और हमेशा मन में ये डर रहना कि मैं एक तरह से पकड़ा जाऊँगा, मतलब लोग मेरा ये फ्रॉड पकड़ लेंगे, लोगों को पता लग जाएगा कि मैंने अपनी तरफ से, अपनी वजह से कुछ मुझे सफलता हासिल नहीं हुई है, इसके पीछे सिर्फ किस्मत है या और सारे फैक्टर्स हैं, मेरा इसमें अलग से कोई रोल नहीं है। ये वाली चीज़ लोगों को पता लग जाएगी, जबकि एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। एक तरह की टॉक थेरेपी होती है और इस थेरेपी के पीछे बेसिस क्या होता है कि इसमें जो भी थेरेपिस्ट हैं वो आपके साथ बातचीत करते हैं कई सारे सेशंस में। तो इसमें जो भी आपके मन में, आपके मतलब कि जो भी इम्पोस्टर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, उनके मन में जो भी एक तरह से इर्रेशनल थॉट्स होते हैं, मतलब बिल्कुल जो बेसिर-पैर के थॉट्स हैं, विचार हैं, और जो नेगेटिव थॉट्स हैं, विचार हैं, उनको ठीक से पकड़ना, उनको समझना, उनको आइडेंटिफ़ाई करना
क्योंकि आपको पता है कि जो विचार हैं वही हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, हमारे बिहेवियर को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप सारे के सारे नेगेटिव विचारों को या सारे के सारे इरेशनल विचारों को आइडेंटिफाई करके पकड़ सकते हैं, तो फिर आपको उन विचारों को कैसे मॉड्यूलेट करना है पॉजिटिविटी की तरफ, ये चीज़ आपको थेरेपिस्ट जो है वो समझाते हैं। क्योंकि ये जो नेगेटिव विचार हैं या जो इरेशनल विचार है ना, आपके थॉट्स, यही फिर आपके मन में एक तरह से सेल्फ डाउट की बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग पैदा करते हैं, जिससे कि आपको लगता है कि आप पूरी तरह से इनकम्पिटेंट हैं, मतलब कि किसी भी लायक नहीं है। आपके अंदर ये वाली भावना आती है, फिर क्या है कि आपके अंदर से कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है। तो इसमें जैसे मन में कुछ भी रिपीटेटिव थॉट्स आ सकते हैं कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं हूँ, या मैं अपने प्रोफेशन में इतना अच्छा नहीं हूँ। तो आपके थेरेपिस्ट फिर थोड़ा-सा आपसे बातचीत करेंगे, तो वो समझ पाएँगे कि ये विचार आखिर क्यों पैदा हो रहे हैं। हो सकता है कि आपसे बोलें कि आप नोट डाउन करो कि आपके क्या-क्या अचीवमेंट्स हैं। जब आप खुद सारी चीज़ें नोट डाउन करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि इतने सारे अचीवमेंट्स जो हैं ना, ये सिर्फ़ लक से या सिर्फ़ किस्मत से ऐसे नहीं आ सकते, या लोगों के सपोर्ट से। इसके पीछे कुछ तो मेरा भी योगदान, कुछ तो मेरा भी कंट्रीब्यूशन रहा होगा। एक तरह से वो जो चीज़ें आप जो नहीं देख पा रहे हैं, जो थेरेपिस्ट हैं वो एक तरह से आपकी आँखों के सामने से वो कर्टन हटाते हैं, ताकि आप थोड़ा-सा बेटर तरीके से देख पाते हैं, और आपके मन में जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जब उन्हें कंट्रोल करना सिखाएँगे आपको आपके थेरेपिस्ट, तो फिर वैसे ही आपकी मानसिक पकड़ ज़्यादा मज़बूत होने लगेगी, और फिर आप उन क्लियर चीज़ों को भी देख सकते हैं जो कि अभी तक आप नहीं देख पा रहे थे। थेरेपिस्ट आपको ये भी समझाते हैं कि ये जो भी लाइफ में फेलियर्स होते हैं, या जो भी लाइफ में सेटबैक्स होते हैं, जो भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप सफल नहीं हुए थे, वो चीज़ें नॉर्मल हैं। सफल लोगों की जीवन में वो सब चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ने कभी आपके साथ कुछ सेटबैक हो गया, कभी ऐसा, तो आपको ये लगे कि नहीं, अभी तक जो भी हुआ है सब किस्मत से हुआ है और मैं किसी लायक नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। जो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग भी होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में भी ठीक-ठाक फेलियर हुए होते हैं। कुछ चीज़ें लोगों को पता होती हैं, कुछ चीज़ें लोगों को नहीं पता होती। थेरेपिस्ट आपको समझाएँगे, आपको एक तरह से ट्रेन करेंगे कि सेल्फ कंपैशन क्या होता है और किस तरह से उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब अपने लिए बहुत ज़्यादा हार्श होना भी ठीक नहीं है। इसमें थेरेपिस्ट आपके साथ में बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि इम्पोस्टर सिंड्रोम के लोगों को क्या लगता है कि वो फेल हो जाएँगे, जो भी काम करेंगे, वो ठीक से नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। तो नॉर्मली वो लोग कुछ भी काम करने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं। तो अगर आपके थेरेपिस्ट आपको पुश कर रहे हैं कि नहीं, आपको लग रहा है कि आप इस लायक नहीं हो, लेकिन आप एक काम करो, आप ये वाली स्किल सीखो, या इस वाली चीज़ को आप थोड़ा अपने अंदर एक शार्प करो, और उसके बाद आप ये वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करो। आप जब वो काम करते हो, तो पता लगता है कि नहीं, आपने वो काम कर लिया बहुत अच्छे से। फिर आपके मन में भी आ सकता है ना कि मैं तो अपने आप को सोच रहा था कि मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन मैंने तो ये काम कर लिया। एक तरह से अपने मन में फिर ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल हो गया कि नहीं, शायद मैं ही अपने आप को थोड़ा गलत करके आँक रहा था, या थोड़ा अपने आप को मैं छोटा करके आँक रहा था, मेरी कैपेबिलिटी है इतनी। थेरेपिस्ट आपको समझाएँगे कि अपने थॉट पैटर्न्स को किस तरह से धीरे-धीरे चेंज करना है। सारे नेगेटिव और इर्रेशनल थॉट्स को आपको आइडेंटिफ़ाई करके धीरे-धीरे से जो है वो ख़त्म कर देना है। मन में तो आएँगे, लेकिन आपको उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। और किस तरह से आपको पॉज़िटिव थॉट्स जो हैं वो धीरे-धीरे पैदा करने स्टार्ट करने हैं मन में। तो जब आपके थॉट पैटर्न ही चेंज हो जाएगा ना, तो फिर आपके एक्शंस भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएँगे, और आपके मन का माहौल भी चेंज हो जाएगा। थेरेपिस्ट आपको ये भी समझाएँगे कि आपकी चाहे छोटी-छोटी भी विक्ट्रीज़ होती हैं, उन्हें भी सेलिब्रेट करना है। अगर किसी दिन आपको अपने मन में सेल्फ डाउट कम आया, अगर किसी दिन आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं अपने अचीवमेंट्स को लेकर के, तो आपको ये नहीं कि आप नॉर्मल रहो। आपको खुश रहना है, आपको उस चीज़ को मन में सेलिब्रेट करना है कि हाँ, मेरी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, और मैं धीरे-धीरे नॉर्मल की तरफ जा रहा हूँ। मेरे बारे में जो दुनिया समझती है ना कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैंने अचीवमेंट्स किए हैं, वो वाली चीज़ अब मैं भी समझ पा रहा हूँ, मुझे भी उस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप बिल्कुल एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। मतलब ऐसा भी ना सोचें कि आप थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं तो आप 2 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएँगे। हर चीज़ में टाइम लगता है। प्लस जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो थॉट पैटर्न से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, वो फिर धीरे-धीरे, धीरे जाती हैं। तो इसमें हर एक चोट ज़रूरी है। इसमें हर एक हैबिट का बदलना ज़रूरी है। क्योंकि इसमें रिज़ल्ट्स ऐसे ही आते हैं कि कई बार एक-एक करके आप बढ़ते जाते हैं, तो शुरू में नहीं प्रोग्रेस का पता लगता, लेकिन जब कुछ टाइम हो जाता है ना, फिर अचानक से बड़ी चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। किस तरह से आपका मतलब थॉट पैटर्न चेंज हो गया, किस तरह से आपकी सोच बदल गई, तो उसकी वजह से आपका व्यवहार बदल गया, उसकी वजह से आपका पूरा का पूरा आउटलुक ही बदल गया, और आप नॉर्मल से हो गए। तो फ्रेंड्स, इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में आई सपोज़ आपको अब काफ़ी ठीक-ठीक से चीज़ें पता लग गई हैं। आपके मन में डाउट्स रहे होंगे, वो डाउट्स शायद मैंने कुछ क्लियर करने में आपकी हेल्प की होगी। आपके मन में अगर कोई भी कंसर्न है, इस तरह का कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको इंडिविजुअली रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इम्पोस्टर सिंड्रोम आजकल के प्रोफेशनली जो एक टाइट माहौल है, जो बहुत ज़्यादा एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं कि जो शायद इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार हैं, या कि उस तरफ बढ़ रहे हैं, उनके साथ में प्लीज़ वीडियो शेयर करिएगा। अगर आप उनकी केयर कर सकते हैं तो उनकी केयर भी करिएगा, और अगर आपको लग रहा है कि उन्हें किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाने की ज़रूरत है काउंसलिंग के लिए, किसी थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है थेरेपी के लिए, तो उन्हें प्लीज़ ज़रूर प्रमोट करिएगा। थैंक यू सो मच।